कार बसतील अशी प्रचंड मोठी अशी पार्किंग राहणार आहे। तसेच फोन मध्ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज आप सभी लोग यहाँ माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितले की आपण पहिले शुभेच्छा देऊया नंतर भूमिपूजन करूया। मी माननीय नामदार श्री अब्दुलजी सत्तार साहेब। दवा के संगात दुआ फ्री होगी अब। नेहरू भवन की इस इमारत इतनी जूनी है, इतनी पुरानी है कि जैसे पुराने किले, पुराने दरवाजों को जैसा रंग बदला जा रहा है वैसा ये ज़मीन दोस्त करके नए से बनाने का काम इम्तियाज़ जलील साहब ने और अस्तिक कुमार जी ने किए है। मैं फिर से आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये दोनों का तालियों के संगात स्वागत किया जाए ताकि अगले कामों को भी इन्होंने उतने ही खुशी से, आनंद से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हो या केंद्र सरकार की तरफ से हो, ये दोनों काम करने का काम इम्तियाज़ जलील साहब ने अभी आपको बताया। अस्तिक कुमार जी पांडे साहब 2 in 1 है। ये पहली बार हमारा ऐसा, ये शहर का भाग्य समझो या हमारा तुम्हारा समझो, लेकिन 2 in 1 इसलिए है कि कमिश्नर भी आप ही है और काउंसिल भी आप है। जब दो एक सगात नाम के सगात जुड़ते हैं तो उसको काम करने में बहुत आसानी होती है। राइट हैंड से एक सही मारना है, वो प्रशासक बोल के मारना है, और लेफ्ट हैंड से कमिश्नर बोल के। तो ये ऐसे चांस कभी नहीं आते, लेकिन ऐसा चांस आने के बाद में इम्तियाज़ जलील साहब उसका फ़ायदा भी कैसा लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, किससे लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको मालूम है। रविंद्र जी निकम साहब यहाँ के अतिरिक्त आयुक्त हैं, SD काकड़े साहब जी, AB देशमुख साहब जी, अनिल जी तनपुरे साहब जी, संतोष जी नांगले, और मुझे लगता है पांझड़े साहब जो कई ज़माने से हमारे एक दोस्त, अच्छे साथी। एक बार कमिश्नर साहब इनका प्रपोजल यहाँ महापालिका ने मुख्य अभियंता बोल के भेजे, बीच में एक रुकावट आ गई मेरी। मैंने इनको 5 साल बाजू में रखा उपस्थित से, लेकिन बाद में उसके ऊपर आके बैठे तो उसका मुझे थोड़ा तकलीफ थी कि अपन ने किसी का हक छीन के दूसरे को दे दिए। इनका लगता था कि इनका था, मेरा एक दूसरा एक दोस्त था हमारे पास, इंजीनियर था, बाद में वो उधर से छोड़ के नौकरी इधर लग गया था। मालूम है आपको क्या नाम था उनका? सोनोने, MD सोनोने। वो पहले हमारे पास इंजीनियर थे, बाद में महापालिका में आ गए। मैं बोला पांझड़े साहब इतने अपने पहचान के नहीं है, वो सोनोने बहुत पहचान के। तो कोई भी सोचता है तुम्हारे खत में हमारा सलाम। तो बाद में उनको मिला, और उसके बाद में अस्तिक कुमार जी ने और से उनको डबल से चांस दिया कि वो जो रहवा बैकलॉग था उसके अंदर भी इनको काम करने की यहाँ चांस मिला, संधि मिली, मौका मिला। इम्तियाज़ जलील साहब ने जो बताया कि कई सालों से इस शहर में कुछ एरियो का विकास जरूर रहा था, उसमें हमारा ये जो सामने नेहरू भवन है, इतने पवित्र आदमी के नाम पे नेहरू जी हमारे इस देश के पहले प्राइम मिनिस्टर, और उनके नाम पे ये इतना अच्छा, उस वक्त का हम तो छोटे थे तब इस हॉल में आने के बाद में सबसे अच्छा हॉल, सबसे रौनकबाज हॉल इस शहर का नेहरू भवन ही था। लेकिन नेहरू भवन का ये हाल अब जाहिर है, जितनी जितनी पुरानी इमारतें, जूने जहाँ जहाँ भी जितने भी ऐसे हॉल होंगे या मंगल कार्यालय होंगे या वहाँ के नाट्यगृह होंगे, ये सब की दुरुस्ती हो रही थी। लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब ने एक अच्छा प्रोग्राम रखा कि केंद्र सरकार की एक योजना है, 15 करोड़ रुपए तक केंद्र सरकार उसको अनुदान देती है। उसके तहत रेड्डी साहब से मिले और वहाँ के जो हमारे देश के जो मंत्री जी है, उन्होंने सही बोले तो उनका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि इम्तियाज़ जी के लेटर पे उन्होंने मंजूरी दी है। कैसा, मुझे भी शक है, शुभा है, थोड़ा शक शुभा नहीं, इतना आसान नहीं है केंद्र सरकार से वो भी इम्तियाज़ जलील साहब के नाम से कोई लेटर आना और उसको मंजूरी मिलना। लेकिन अच्छी बात है, पढ़ा लिखा आदमी है, नियम मालूम है, कानून मालूम है, कहाँ किसका नाक दबाना, किसका मुंह खोलना, कैसा खोलना।
पढ़े लिखे आदमी की बात ही और रहती है, क्योंकि पढ़ा लिखा जो आदमी रहता है, जो अच्छा आदमी बोल के एक पोस्टर लगा था कुछ दिन पहले अच्छा आदमी था। मैं बोला इम्तियाज जलील ही है क्या मौला, लेकिन वो आदमी इम्तियाज जलील नहीं थे, कोई और थे। लेकिन मुझे अच्छा ख्याल है कि जब इम्तियाज जलील साहब यहाँ औरंगाबाद शहर में राजकारण की शुरुआत की, उस राजकारण की शुरुआत में उन्होंने कौन सी पार्टी से चुन के आए इससे बजाय इम्तियाज जलील साहब जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से उनका काम करने का महाराष्ट्र सरकार के बीच, मैं और वो एक संगत, हम दोनों भी आमदार थे, हम दोनों ने भी काम करने का तरीका अपना अपना अलग अलग रहता है। उनका किस्मत ऐसी है कि उनके पास जो लाइसेंस मिलता है वो विरोधी पार्टी में बैठने का मिलता है। मेरा नाम सत्तार है, इसलिए मैं र चलेगी तो मैं सत्ता में रहता हूँ। कितने सालों से, कितने वर्षों से, 1983 से मैं सत्ता में है। सिंबल कोई भी हो, निशानी कोई भी हो, घोड़ा कोई भी हो, लगाम तो मेरे ही हाथ में रहती है सिल्लोड की। कुछ लोगों को लगता होगा रुमाल है, टोपी है, सादा सीधा आदमी दिखता है, अच्छा आदमी है बोल के। ऐसा भी होता है कभी कभी राजकारण में। कहीं किसी का, हमारे गौतम खराज जी है, जुना दोस्त है हमारा, कई जमाने से यंग थे, नवे थे, पहली बार काउंसिल में चुन के आए थे, काउंसिल पर जब से हमारा दोस्त है। ऐसे कई लोग हैं, यहाँ सबके नाम तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि पहली पीढ़ी के जो है वो है, अभी जो नए आ गए। अब मेरी उम्र 60 साल की है, और 60 साल की उम्र में तो एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, नए नए लीडर। अभी कई काउंसिलर, कई काउंसलिंग बनाने वाले, कई नगर सेवक बनाने वाले, कोई नगर सेवक बनने वाले हैं। अब चुनाव का माहौल बनने वाला है कुछ दिन में, तो वो भी सारी चीजें सामने आने वाली है। तो इम्तियाज जलील साहब, तुम्हारे नाम में ही इतनी ताकत अल्लाह ताला ने दिया है कि यहाँ कई मुसलमानों ने राजकारण करने की कोशिश की, रेस के घोड़े पे बैठ के भी रेस करने की कोशिश की, वो लंगड़े हो गए। ये लंगड़े घोड़े पे रेस करते करते रेस में आ गए। ये फर्क है, मैं सही बता रहा हूँ। सबको ही कुछ सत्ता नहीं मिलती, सबको ही कोई पद नहीं मिलते। आमदार की होंगी, खासदार की होंगी, नगर सेवक होंगे, महापौर, अलग अलग पद है। इतने पद है कि सारे पदों को अपनी अपनी बाहैसियत उसको दिया जाती है। उधर की दूर की, यहाँ की जब चालूंगे जब अपन रोक देंगे सबकी इजाजत से थोड़ा, नहीं तो लोग बोलेंगे देखो ये मुसलमान है। ये इम्तियाज जलील में सत्तार में फर्क है। वो अजान होगी रुक जाता है, सत्तार अजान में भी बोलता है। तो मैंने परमिशन इम्तियाज जलील साहब से लिया। इधर की होंगी जब अपन रुक जाएंगे, नजीक की, क्योंकि हजारों मस्जिदें हैं और उनका अदब और तहजीब भी करना चाहिए। पहला राउंड इनका हो गया उत्तर प्रदेश में। मैं आज जा रहा हूँ गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, 2 जिले में जाने वाला हूँ। वहाँ इम्तियाज जलील साहब के बारे में बोलने वाला हूँ। जैसा ये यहाँ चुन के आया, वैसी हमारी शिवसेना वहाँ चुन के आना चाहिए। उत्तर प्रदेश आसमान में पत्थर उछालना पड़ता है, उसको कोई छेद होगा इसकी चिंता नहीं करना, पर उछालो तो सही। मैं जब राजकारण में आया तो बहुत, मतलब लोकमत में, लोकमत समाचार में काम करे हुए हैं, NDTV में काम करे हुए हैं। तुमको इतनी मालूमात है कि कहाँ किसके पास कहाँ बोंगा ले जाना, उसको कैसा पलटाना, कैसा लगाना, कैसा उसके मुंह में से आवाज़ निकालना। ये कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं इम्तियाज जलील साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, उसके साथ आस्तिक कुमार जी का भी, इसलिए कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी यहाँ होने के बाद में यहाँ के लोगों के शादी ब्याह या छोटे छोटे जो काम होते हैं उसके अंदर बहुत तकलीफें, बहुत मुश्किलें, बहुत दिक्कतें आती थी। यहाँ अगर ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया तो यहाँ सारी मार्केटिंग बनेगी, यहाँ के लोगों को खरीदी करने के लिए आसान से एक अच्छा मार्केट हो जाएगा, उसके ऊपर एक अच्छा हॉल हो जाएगा। उसका उत्पन्न और इसका इनकम उत्पन्न दोनों मिला लिए तो आस्तिक कुमार जी, आपने जो ये यहाँ 32 करोड़ रुपए लागत लगाने वाले, मुझे लगता है कि 50 करोड़ रुपए आपको यहाँ इस
इमारत से भी फायदा होगा, महापालिका को भी फायदा होगा। 15 दूनी 30 कोटी रुपए तो आ ही जाएंगे। 2 कोटी के संगात जो भी दिक्कत है उसके संगात और एक दूसरा काम भी हमारे भाई साहब ने बता दिया। अभी पहले वंदे मातरम बोले, उनको मालूम है ये शिवसेना में है, और बाद में हज हाउस बोले। हालांकि मौके के हिसाब से पहले हज हाउस बोलना था, लेकिन कब कौन सी बात बताना, कैसी बात बताना, ये इम्तियाज जलील साहब को सिखाना पड़ता नहीं सही ना। और दोनों काम के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसको 28 से या 29 कोटी रुपए कुछ तो भी कम है। अभी आस्तिक कुमार जी से मैंने कलेक्टर से भी बात किया, कलेक्टर ने मुझे बताया कि 14 कोटी रुपए उसके फर्नीचर के अंदर काफ़ी पैसे लगने वाले हैं। अंदर का देखो, इमारत खड़े करने के बाद में अंदर का जो उसका जो भी डेकोरेशन करना पड़ता है, जिस तरह से उसको पायाभूत मूलभूत सुविधाएं देना पड़ती है, उसके लिए काफ़ी पैसा लगता है। तो ये दोनों पैसे मार्च के पहले आपको मिल जाएंगे। और मार्च के पहले मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं तब भी मैं मंत्री था, 2013 की बात है, उसका जब शुरुआत हुई काम की तब भी मैं मंत्री था। अब मंत्री से राज्य मंत्री बन गया, कैबिनेट था तब मैं। ये भी काम देखो, एक लोगों का, मेरा और अशोक चौहान साहब का सरीका है, वो मुख्यमंत्री से मंत्री बने, मैं मंत्री से राज्य मंत्री बना। लेकिन राज्य मंत्री कोई लोगों के पास बंद दुकान है, मेरी चालू दुकान की ये। हाँ, रेवेन्यू तुमको मालूम है कैसा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई भी फैसला कहीं भी ले सकता हूँ। गांव में तलाटी से लेके तो कलेक्टर तक सब अपने साथ रहते हैं, इधर से ग्राम सेवक से लेके तो सीओ तक, यानी जो भी विकास की चाबी है वो ये दोनों खाते में। इसलिए अल्लाह ताला का करम है कि मेरा अगर थोड़ा प्रमोशन नहीं भी हुआ, लेकिन जा गया वहाँ अपना आदमी खड़ा हुआ है। कुछ लोग बीड़ी को मोहताज है कभी। मौका है तो एक आधा चौका भी मार देना चाहिए। लेकिन 2 साल से आस्तिक कुमार जी के मन में बहुत है, वो हिंदी भाषिक है और मुशायरे के बारे में उनको बोलने की जरूरत नहीं। उनकी फैमिली को मैं, उनकी जो मिसेस है हमारी एसपी मैडम थी, एक कर्तव्यदक्ष महिला अधिकारी, और इनको पसंद आता कि नहीं मालूम नहीं मुझे, लेकिन मैडम को नान कलिया बहुत पसंद आता है। नहीं सही, आप हंस रहे हैं, मैंने मेरे घर पे खिलाया, वो बहन ने जब जो खाई बहन ने और जब तारीफ की, इसलिए मुझे जब का अच्छी बात का आइए, लेट आए देर आए दुरुस्त आए, इधर आइए, ऊपर आइए महापौर जी, माँ जी महापौर जी, क्या है पर आए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए, आने को महत्व है। तुम्हारे लिए टाइम पास कर रहे थे हम। तो कुर्सियां ऐसी है आस्तिक कुमार जी कि ये कुर्सियां आती है और कुर्सियां जाती है, लेकिन कुर्सी पे बैठने के बाद तुमने जो काम किया वो हमारे इस शहर के जितने नागरिक है, जितने यहाँ के नुमाइंदे हैं, जितने यहाँ के शहरवासी है, वो आपके इस विकास के काम में आपका नाम कभी नहीं भूलेंगे। ये शहर ऐसा है, काम करने वाले के पीछे रहता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मुझे कोई आपकी तारीफ करके यहाँ एक आधा परमिशन मकान का दुकान का लेना नहीं है। अपनी दुकान नंदू कुमार जी घोडेले साहब भी आए, माजी महापौर है, उनका भी सत्कार इंजीनियर साहब कीजिए, मतलब इनको भी पौधा दीजिए। और यहाँ का पौधा है ग्रीन बेल्ट का, ग्रीन है, हरा है, तुम्हारा कोट भी हरा है, हमारा झंडा भगवा है, लेकिन दिल हरा भरा है। मैं सही बता रहा हूँ, जो है तो है, उसको तो कोई छुपा नहीं सकते। यहाँ मैं तुमको अलग झंडा बोला, उधर अलग निकल गया, तुम बोलेंगे ये क्या लफड़ा है। लेकिन ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर के बारे में सही बताया आपने। उसके लिए जितना पैसा लगेगा कमिश्नर साहब, आप हमको ये 10 दिन में उसको लगने वाला खर्चा उतना दीजिए। मैं सिल्लोड में से उतना काट के 2-1 कोटी रुपए औरंगाबाद शहर को दे देता इम्तियाज जलील साहब। हाँ, कहीं ना कहीं देना चाहिए, जरूरी है, वो भी जरूरी है। और इसके बाद का मैंने जो बताया आपको, क्या आस्तिक कुमार जी हिंदी भाषिक है, और हिंदी भाषिक को मुशायरे के में इतना प्यार,
इतनी मोहब्बत रहती है, कवि सम्मेलन में भी उतनी रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुशायरे के अंदर ही, मुशायरा एक ऐसा है कि एक ज़माने में ये नेशनल लेवल के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे मनाया जाता था। उर्दू भाषा ऐसी थी कि उर्दू भाषा को उस वक्त में सारे हिंदू भाई भी प्यार मोहब्बत से पढ़ते थे। उसके बाद राजकारण आया, चुनाव आए, मतदान बटन दबाने का काम आया, ठस्से मारने का, सॉरी बटन दबाने का बाद में आया, ठप्पे मारने का। ठप्पे मारने के बाद में लगा कि ये तो उर्दू है, ये तो भाषा एक स्पेसिफिक कुछ लोगों की है, कुछ लोगों ये देखो उस टाइम की राष्ट्रीय भाषा है। उर्दू को भी उतना ही अदब और तहजीब से देखना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों ने पहले मराठी को अपने मन से तन से मानना चाहिए। मराठी भाषा ये हमारी मातृभाषा है, मराठी महाराष्ट्र की, और हिंदी भाषा ये राष्ट्रीय भाषा है। दोनों भी भाषाओं का हमको प्यार है। कवि सम्मेलन भी लिया जाएगा, और 2 साल से जो नहीं ले गया वो कोरोना है। वो कोई हैदराबाद से यहाँ नहीं आया, चीन से आया था। नहीं, अरे हाँ सॉरी, हैदराबाद से, मतलब मुशायरे हैदराबाद में बहुत होते हैं। मेरा बोलने का मकसद ऐसा कोई गलत नहीं, तुम्हारा हंसने का मकसद गलत दिख रहा है। नहीं हंस रहे उस पर से समझ जाता हूं मैं कि तुम्हारा सोच कहाँ आ जा रही है, लेकिन मैं इम्तियाज जलील साहब के संगात वो सोच से कभी नहीं रहा। मैंने पहले भी बताया था कि उनकी पार्टी मेरे विचार की नहीं है, पर ये आदमी लोकसभा में मेरे विचार का था। मैं कोई बात छुपाया भी नहीं। राजकारण में जो किए उसको बोलना चाहिए, करे, जो नहीं किए नहीं किए। अपने को डर लगता ही नहीं कभी, कहीं भी रहेंगे बस एक ही रिमोट कंट्रोल ऊपर है, जब वहां से बटन दब जाएगा तो कोई कुछ नहीं करने वाला। और जब वहां से ही हो सकता, देखो ये तो राजकारण है। जब चुनाव आता है, ढोल ताशे बजते हैं, डबड़ा बजा के मैदान में पहलवान उतरते हैं, कौन पहलवान कैसा है उसका मूल्यमापन जनता जनार्दन करती है, और उसके बाद उसको सर्टिफिकेट मिलता है। आप लोगों को मालूम होगा, इम्तियाज जलील साहब यहाँ हैं, कोई चैनल वाले यहाँ होंगे तो IBN लोकमत और G24 तास, ABP माझा और TV 9 को मैंने बताया था। घोड़ेल साहब को भी मालूम होगा। पुलिंग होने के बाद में वोटिंग हो गया, और वोटिंग होने के बाद में एग्जैक्ट पोल आया। एग्जैक्ट पोल में उन्होंने बताया कि खैरे साहब विजय हो गए। मैंने बोला विजय हो सकते हैं, लेकिन इस शहर में पुलिंग जो हुआ, इस शहर में जो मतदान हुआ घोड़ेल साहब, वो ऐसा मतदान हुआ था कि कोई भी जजमेंट लगा नहीं सकता कि कौन चुन के आएगा। मैंने वो तीनों चैनलों को बोला था कि आखिरी की फेरी तक चलेगा, और जब भी घोषित होगा कि कौन विजय प्राप्त कर रहा है, कौन वीर गति को प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये चुनाव में लोकसभा औरंगाबाद में पहली बार ऐसा वोट हुआ कि 3 जगह डिवाइड हुआ, 3 जगह अलग अलग तरीके से वोट हुआ। और राजकारण में वो जब एग्जैक्ट पोल ने जो आंकड़े बताए मुझे, अभी भी ये मीडिया है या अपना कोई सवाल ही नहीं, मैंने जबकि क्लिप भी है मेरे पास, मैंने तीनों चैनलों को बताया था कि आखिरी फेरे तक औरंगाबाद शहर का या औरंगाबाद जिले का, ये लोकसभा क्षेत्र का कौन खासदार बनेगा ये नहीं बोल सकते। चंद्रकांत खैरे साहब भी बन सकते, इम्तियाज जलील साहब भी बन सकते, और जाधव भी बन सकते। और वैसा ही हुआ, आखिरी फेरी तक चलते रहा। कोई बोला ये आ रहा, कोई बोला वो आ रहा ही नहीं, सब आ गए, यही नहीं आ रहे। मैं बोला कहाँ गुद गई गाड़ी। कुछ जब मैं कांग्रेस छोड़ दिया था, मैं कांग्रेस का रिजाइन किया था, इंडिपेंडेंट था, कोई पार्टी से था, कोई पार्टी का बंधन नहीं था। जो भी निर्णय लेना है, जो भी फैसला लेना है, जैसा अभी आस्तिक कुमार जी लेते हैं वैसा ही था अपना भी। नेता भी मैं, कार्यकर्ता भी मैं, ऑर्डर देने वाला भी मैं, स्वयं घोषित लीडर बन गया था उस दिन मैं। कोई पार्टी में नहीं, किसका बंधन नहीं, किसी का कुछ बोलना नहीं। तो जब सोचा था मैंने सिर्फ एक ही बात बताया था लोगों को, आस्तिक कुमार जी, ये कोई राजकीय स्टेज नहीं है, लेकिन वो गुजरी हुई बात बता रहा हूँ मैं, जो हुई हुई बात। मैं बोला 2 भाई एक हो सकते हैं, सुभाष झामर साहब और राजन बाबूजी। तो इम्तियाज जलील ने साहब क्या मेरा बंधारा काटा है? उतने में से लोग समझ गए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ के लोग भी बहुत होशियार है। ये जो बैठते यहाँ देखते, वो बोलते ना, कोणाच्या पोटात काय, त्याच्या होटात काय आणि बटन दाबणाऱ्या बोटात काय। 3 अलग अलग तरीके रहते।
पेट में की बात समझ में आती नहीं, मुंह में की बात समझ में आती, इसका विजय असो, उसके आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे। और जब वहां जाके कू करता है तो ठीक है, मैं आज बहुत दिनों के बाद इस बस्ती में, इस शहर में और शहर के ये नेहरू भवन के लिए मैं फिर से एक बार आस्तिक कुमार जी पांडे साहब को तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक अच्छा काम, ये बस्ती कौन सी है, कौन से लोग इसका इस्तेमाल करने वाले, उससे के बजाय ये ज़रूरत थी इस एरिया की, इस शहर के सारा 1 एकड़ कुछ गुंटे का, मुझे लगता है 1 एकड़ कुछ तो भी है ये एरिया, 1.25 एकड़ का एरिया और हार्ट ऑफ सिटी शहर के अच्छे काम में आएगा। यहाँ अच्छा मॉल बनेगा, यहाँ अच्छा एक हॉल होगा और आने वाले अभी कुछ दिनों में मुशायरा जो होगा, वो मुशायरे के अंदर ये मुशायरा करना है ना, क्या उसमें देख रहे मुशायरा? हाँ, इसमें भी मिलता, दुनिया भर के मुशायरे यूट्यूब पे भरे हुए इनको लगता है कि वही देख लेंगे, ये भी देखना चाहिए। तो आप दोनों तारीख फिक्स करो, हम जो लगा उसको खर्चा, तुम खजूर का हिस्सा क्या नहीं, कहते खारीचा वाटा आमचा राहील, मराठी भी बोलले ते अभी अच्छी चांगल्यापैकी बोलू लागले। आता पहिले इम्तियाज जलील साहेबाला मराठी बोलत नव्हते, ऐकत नव्हते, कोण काय बोलू लागला यांना समजायचं नाही, हे काय बोलू लागले तिकडच्याला समजायचं नाही। आता चांगल्यापैकी बऱ्यापैकी बोलू लागले, बऱ्यापैकी कुठे कुठे दिसतात। तर तुम्ही आता कवी संमेलन आणि मुशायरेची तारीख फिक्स करा, तुमचे 3 बोललेले कामाचा मी बरोबर नोंद घेईल, त्याचा पाठपुरावा महाराष्ट्र सरकारचा मंत्री या नात्याने त्या ठिकाणी निधी देण्यासाठी कमी पडणार नाही। एक हज हाऊसची, दुसरा वंदे मातरम हॉल आणि तिसरा मौलाना आझाद रिसर्च सेंटर, त्याची दुरुस्ती, आंबेडकर रिसर्च सेंटर त्यालाही करू। वाह, मी म्हणलं भीमालयानी ते कसा येत नाही, भीम और मीम, बरोबर है, उनका भी करना चाहिए, बरोबर है नंदू जी। पांधळे साहब को बोलने की जरूरत नाही, पांधळे साहेब त्याचं बी करा, त्यालाही किती पैसे लागते ते करा, आपण त्यालाही पैसा देऊ। शेवटी जेव्हापासून उद्धवजी मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासून या शहराला जो निधी मिळाला, मी काही शिवसेनेचा मंत्री म्हणून बोलत नाही, मी तुम्हाला गॅरंटीने सांगतो साहेब, तुम्ही पूर्ण आलेख जुना पहा, प्रत्येक वर्षाला मिळणारा निधी पहा आणि ह्या संकटाच्या काळामध्ये जे उद्धव साहेबांनी जो निधी दिला, जो पैसा दिला, तो उल्लेखनीय है, तो विश्वसनीय है। तुम्ही माना का न माना, मैं कोई शिवसेना का इस नाते से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इस बात का ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये मुख्यमंत्री जी का बहुत प्रेम इस औरंगाबाद संभाजी नगर पे भी है उनका, लेकिन वो नाम की कॉन्ट्रोवर्सी में मैं जाना नहीं चाहता। मुझे नंदू कुमार जी मुख्यमंत्री की तरफ से बोलने की सहूलत है, औरंगाबाद, दूसरे शिवसेना वाले को संभाजी नगर बोलना पड़ता है, मुझे औरंगाबाद बोलने की सहूलत है। मैंने पहले ही करारनामा करा हुआ है, नहीं सही ना, कोई, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। क्या संभाजी नगर बोलना, नंदू गोड़ेल ने कभी औरंगाबाद बोल दिया तो कल उनकी पार्टी में झाकल पट्टी हो जाएगी, लेकिन मैंने कितने भी बार औरंगाबाद औरंगाबाद बोला तो मुझे सहूलत है, क्योंकि मैं शिवसेना में कम आगास्वर्गीय है। मैं सही बता रहा हूं आपको, अभी समझ में नहीं आ रहा तो क्या बोल के फायदा। मैं फिर से आस्तिक कुमार जी का और इम्तियाज जलील साहब ने एक अच्छा विजन, जो भी रहा, जितने भी सालों का बैकलॉग है, वो सालों के बैकलॉग में इनका भी 5 साल का बैकलॉग है। ये 5 साल यहाँ एमएलए थे, उनका भी बैकलॉग नहीं रहता है, कम है, किसका ज्यादा है, हमारा ज्यादा होगा, तुम्हारा कम है। लेकिन ये बात तो विश्वास के संगात और मैं गारंटी के संगात, जिम्मेदारी के संगात आपको बता रहा हूं कि इस शहर के लिए सम्माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव जी ठाकरे साहब ने, आदित्य ठाकरे साहब ने, सुभाष जी देसाई साहब ने, वो कोई भी हो, देखो सवाल ये है कि अभी तक हर साल का हमारे पास लेखा जोखा है कि कितना निधि मिला, कैसा निधि मिला, कब मिला, कौन से ईयर में मिला, लेकिन ये 2 साल में जितना पैसा इस औरंगाबाद को मिला है, उतना पैसा इससे पहले कोई, आप लगा तो कोई भी माहिती के अधिकार में आप मालूमात मंगा सकते हैं, वो आपका राइट्स है, आपका वो अधिकार है, आपको वो हक है, तुम मंगाओ। आप देखो कि कितना पैसा सरकार ने इस शहर के विकास के लिए दिए। उन्होंने ये नहीं सोचे कि इम्तियाज जलील साहब यहाँ के खासदार है,
उन्होंने ये सोचे कि यहाँ की अवाम उनके वालिद साहब के पास से उनको बहुत मदद, इस पार्टी को बड़ा बनाने में महाराष्ट्र के अंदर इस औरंगाबाद का भी शिवसेना बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए पैसा देने में वो कहीं भी कोई कमी नहीं करते, हर बार पैसा देते हैं, हर बार पैसा देने वाले हैं। और इस शहर के लिए कोई भी मांग नहीं करे तो ये सरकार के अंदर चाहे अजीत दादा पवार होंगे, चाहे अशोक राव जी चौहान साहब होंगे, ये कोई भी पैसा देने को कम नहीं करते। और ये शहर का जो भी बैकलॉग है वो किसने किया, क्या किया, उसके बजाय आज हमको तुमको काम करने का मौका मिला है। जैसा मौका मिलता है वैसा ही विकास का चौका अगर मार दिए तो उसका लोगों को, नंद कुमार जी घोडेले साहब बरसों से राजकारण करते हैं, हमारे दोस्त थे, पहले मैं कांग्रेस में था, वो शिवसेना में थे, लेकिन हमारी दोस्ती कायम थी। मैं हर आदमी को यही बताता हूं कि चुनाव आ गया जरूर लड़ो, चुनाव के बाद में हमारे शहर का विकास, हमारे जिले का विकास, मराठवाड़े का विकास, महाराष्ट्र का विकास, देश के संगात बाकी हिस्सों में हमको भी उसका विकास का काम होना चाहिए, यही मांग है। और मुझे जो बुलाया गया, मेरा मान सम्मान किया गया, मुझे मालूम भी नहीं था, मैं तो इधर दिव्य मराठी के कार्यक्रम को आया था, लेकिन अस्तिक कुमार जी ने एक अच्छा प्रोग्राम वो भी नेहरू भवन का रखा, इसलिए मैं विशेष आपका अभिनंदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं सही बता रहा हूँ आपको कि ये जो विजन है इसको दिल लगता है और काम करने के लिए पैसा आएगा। पैसा कुछ ये बहुत बड़ी बात नहीं है, केंद्र सरकार के पास जाके इतने बड़े देश के तिजोरी में से 100-200 करोड़ रुपए अगर औरंगाबाद शहर के लिए दिए गए तो वो उनका भी देने का कर्तव्य है, क्योंकि हमारा औरंगाबाद में से उतना इनकम टैक्स, सेल टैक्स, बाकी के जो जीएसटी, सीजीएसटी, कितने टैक्स भरते हैं हमारे लोग, और ये सारे भरने के बाद में उनको विकास भी होना चाहिए, उनको पैसा भी मिलना चाहिए। गेटों की भी अच्छी दुरुस्ती की आपने, जितने जुने पुराने गेट थे उसकी दुरुस्ती के अंदर भी जो अपने एक अच्छा क्वालिटी के गेट बना रहे वो भी बहुत बड़ी बात है। एक खाम नदी का जो विस्तार किया है वो मैं बोलना भूल गया। मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप खाम नदी को जाके देखो, वो नदी का पहला पार्ट और अभी का पार्ट इतना अच्छा, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर कि जहाँ गलीजी इतनी थी कि पैदल भी नहीं चल सकता था आदमी, आज लोग वहाँ मॉर्निंग वॉक को, इवनिंग वॉक को, दोनों ही वॉक के लिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ कि जो आदमी के पास जिस शहर की जिम्मेदारी है कमिश्नरी नाते से, उन्होंने आदित्य साहब के मार्गदर्शन में, आदित्य साहब ने इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया और एक अच्छा, तो उस तरह से ऐसे जितने एरिए होंगे उस एरिए को डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने यहाँ की जो सिटी का डेवलपमेंट करने का, मैंने उनका हाईटेक ऑफिस देखा हूँ, आप अपन सगाते, हाँ, इतना हाईटेक ऑफिस बना है वो स्मार्ट सिटी का, बहुत खूबसूरत। ऐसा लगता नहीं कि हम औरंगाबाद में हैं या कोई बहुत बड़े दूसरे शहर में हैं। वो ये काम करने का जो उनका तरीका है वो सही है, अच्छा है, सच्चा है। मैं मेरी तरफ से, आपकी तरफ से फिर से एक बार उनका और इम्तियाज जलील साहब ने जो ये पुराने खंडरों को सुधारने का काम किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। पुराने लोगों पे ख्याल करना, पुरानी बिल्डिंगें देखना, पुराना इतिहास देखना, पुराना इतिहास पढ़ने का बहुत शौक है, इसके लिए सारी चीज देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और अच्छा काम किए। इसके लिए मैं कोई भी पार्टी कहूँगा, आप कोई भी पार्टी के होंगे, लेकिन अच्छा काम करने वाले की तारीफ करना चाहिए ताकि हमारे शहर को, इस औरंगाबाद शहर को अच्छा सिटी बनाने के लिए, अच्छा शहर बनाने के लिए सबकी मदद हो। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।